हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए 29 फरवरी 2024 के बिहार करंट अफेयर्स राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ लेकर हाजिर हूं। इसमें दोस्तों हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को भी देखते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपके लिए आता है। डेली 6 अखबारों का निचोड़ इसमें रहता है। तो दोस्तों, देर न करिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और साथ ही साथ डेली का पीडीएफ भी आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी टेलीग्राम चैनल से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल है दोस्तों यूट्यूब का, जहां पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा और डेली का वीडियो भी मिलेगा। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों देखिए, बिहार के 9 कलाकारों को 2022 और 23 के संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये बिहार के 9 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसमें वर्ष 2022 तथा 2023 के लिए सम्मान दिया गया है। इनमें 5 कलाकारों का चयन संगीत नाटक अकादमी के मुख्य पुरस्कार के लिए किया गया है तथा 4 युवा कलाकारों का चयन बिस्मिल्ला अवार्ड के लिए हुआ है। तो बिहार की नामचीन लोक गायिका कलाकार डॉक्टर नीतू कुमार नूतन को 2022 के लिए संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला है। संगीतकार सीताराम सिंह को 2022 के लिए 2022 के लिए इनको दिया गया है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। इसके साथ साथ दोस्तों, नाट्य लेखक आसिफ अली हैदर को भी 2022 के लिए वरिष्ठ लोक गायक वरिष्ठ पुरस्कार मिला है तथा वरिष्ठ लोक गायक भरत शर्मा व्यास को 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए चुना गया है। तो 2022 के लिए 3 का चयन हुआ और 2023 के लिए आपको भरत शर्मा व्यास का चयन हुआ है। बिस्मिल्ला अवार्डों की अगर बात की जाए तो ध्रुपद गायक समित मलिक को, नाट्य निर्देशक हरिशंकर रवि को, अभिनेता कुमार रविकांत को और लौंडा नाच के लिए उदय सिंह को दिया गया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? तो दोस्तों 27 हो गई है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार की शिशु मृत्यु दर घटकर 27 हो गई है। राज्य में मातृ मृत्यु अनुपात लगातार घट रही है। 2018 में यह अनुपात 165 था, 2019 में घटकर 149 हो गया है। फिर 2023 के एसआरएस की सांख्यिकी रिपोर्ट में यह घटकर 130 तक पहुंच गया है। तो मातृ मृत्यु दर 2023 में दोस्तों 130 तक पहुंच गया है। शिशु मृत्यु दर 27 पर है। ठीक है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने 2030 में मातृ मृत्यु अनुपात घटाकर 70 करने का टारगेट रखा है। तो इसको याद रखिए दोस्तों, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, ये सब पूछता है एग्जाम में। ठीक है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर और अंडर 21 जुजुत्सु चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों, बिहार ने 13 पदक जीता है। देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर और अंडर 21 जुजुत्सु चैंपियनशिप में बिहार ने 13 पदक जीते हैं। इसमें बिहार ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक जीता है। पटना का अभिलाषा कुमारी तथा बेतिया की मंजू ने स्वर्ण पदक जीता है। बिहार के खेल मंत्री सम्राट चौधरी हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। बिहार के किस अस्पताल में 255 करोड़ की लागत से ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा? ग्रीन ग्रिड का मतलब होता है दोस्तों सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन। तो दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएमसीएच पटना में 255 करोड़ की लागत से ग्रीन ग्रिड बनाने की घोषणा की है। इसके द्वारा शहर के 7 पावर स्टेशनों को बिजली मिलेगी। साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार ने 903 करोड़ की लागत वाली पीएमसीएच की पुनर्विकास योजना का भी उद्घाटन किया है। ठीक है। तो याद रखिए, बिहार के पीएमसीएच पटना में 255 करोड़ की लागत से ग्रीन ग्रिड बनाया जाएगा और 903 करोड़ की लागत से पीएमसीएच का पुनर्विकास योजना का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री आरके सिंह हैं। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ दोस्तों। ठीक है। चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम से अभियान शुरू किया है।
लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी के से 6 मार्च के बीच अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार हैं। निर्वाचन आयुक्त दो निर्वाचन आयुक्त थे दोस्तों, श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण गोयल। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 और बाद में अधिनियमित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राधिकार के तहत कार्य करता है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों थाईलैंड के साथ। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर और थाईलैंड के थाई पारंपरिक एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ने आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आयोजित भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक के दौरान यह समझौता हुआ है। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय थाईलैंड के थाई विभाग के साथ मिलकर समझौता किया है। थाईलैंड जिसका प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश है, यह दोस्तों सफेद हाथियों का देश है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक देश है ये थाईलैंड। इसकी राजधानी बैंकॉक है। मुद्रा यहाँ की थाई बात है। ठीक है, राजा यहाँ के वजीरा लोंगकॉर्न है। आधिकारिक भाषा थाई है। थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार हैं। इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। थाईलैंड में राजा को राम कहा जाता है। राज परिवार अयोध्या नामक शहर में रहता है। यहाँ पर बौद्ध मंदिरों की भी भरमार है जिनमें भगवान बुद्ध की विभिन्न मूर्तियों में मुद्राओं में मूर्तियां स्थापित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों अजय माणिकराव खानविलकर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह पद पिछले 2 साल से खाली था। पिछले अध्यक्ष जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ने 27 मई 2022 को अपना कार्यकाल पूरा किया था। जस्टिस खानविलकर ने 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है। आरबीआई द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो दोस्तों देखिए, रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन 26 फरवरी से 1 मार्च तक किया जा रहा है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक 26 फरवरी से 1 मार्च 2024 तक आयोजित अपने वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह अभियान के माध्यम से युवाओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। इस वर्ष का थीम सही शुरुआत करें, आर्थिक रूप से स्मार्ट बने हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर बेनेगल रामाराव हैं और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो सचिन जैन को। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने हाल ही में भारत के लिए नए सीईओ के रूप में सचिन जैन को नियुक्त किया है। वो मार्च 2024 में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। वो सोम सुंदरम पीआर का स्थान लेंगे। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल दुनिया की अग्रणी सोने की खनन कंपनियों के एक एसोसिएशन के रूप में कार्य करता है। इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो तमिलनाडु में दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी है। इस प्रोजेक्ट पर 950 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये लगभग 2233 एकड़ में तैयार किया जा रहा है। इसके 2 साल में चालू होने की उम्मीद है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। मुख्यालय इसका बेंगलुरु में है। बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो के अध्यक्ष एएस सोमनाथ हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 28 फरवरी को। भारत में हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है।
भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों को महत्व देने के उद्देश्य से यह दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था। हाल ही में किस मंत्री ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 27 फरवरी को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। स्वयं प्लस की स्थापना का उद्देश्य कॉलेज के छात्रों आदि की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इसमें इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक कोर्स शामिल किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास इस पोर्टल को ऑपरेट करेगा। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म इंडियन नॉलेज सिस्टम के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग, आईटी या आईटीएस, मैनेजमेंट स्टडीज, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रोग्राम ऑफर करेगा। स्वयं प्लस का टारगेट क्रेडिट रिकॉग्निशन के साथ हाई क्वालिटी वाले कोर्स पेश करना है, जो देश भर के स्टूडेंट तक पहुंचता है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों से। 2017 में लॉन्च किए स्वयं ने 2023 तक 72 लाख स्टूडेंट ने एनरोल किया था। तो दोस्तों याद रखिए, स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। पीएम मोदी ने देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटर वे वेसल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो तमिलनाडु में दोस्तों। 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में 17,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखी है। इनमें देश का पहला हाइड्रोजन हब पोर्ट और इनलैंड वाटर वे वेसल शामिल है। पीएम मोदी ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाइट हाउसेज में पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस वेसल को हरित नौका इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने वीओ चिदंबरनार बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की भी आधारशिला रखी है। इसके अलावा 1477 करोड़ की लागत से कन्याकुमारी, नागरकोइल और तिरुनेलवेली से चेन्नई तक के रेल प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्रनाथ रवि हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में आम लोगों को वोटिंग के लिए प्रति जागरूक करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 26 फरवरी को इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ एमओयू साइन किया है। इसका मकसद आगामी लोकसभा चुनाव में आम लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करना है। इसके साथ ही डाक विभाग की मदद से चुनाव से पहले मतदाता पहुंच और जागरूकता प्रयासों को बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। देश के सबसे बुजुर्ग सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। वह किस पार्टी से संबंधित है? तो दोस्तों समाजवादी पार्टी से। 27 फरवरी 2024 को देश के सबसे बुजुर्ग सांसद 94 वर्षीय समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क संभल लोकसभा सीट से सांसद थे। उनका जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के संभल में हुआ था। 1974 में डॉक्टर बर्क पहली बार विधानसभा चुनाव जीते थे। डॉक्टर बर्क पार्लियामेंट में सबसे बुजुर्ग सांसद थे। उन्हें यूपी में बड़े मुस्लिम नेता के रूप में जाना जाता था। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 5 बार के सांसद और 4 बार के विधायक रहे हैं। समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 14 अप्रैल 1984 को तथा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक या बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो 42वां स्थान पर दोस्तों। भारत ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में अपना 42वां स्थान बरकरार रखा है, जो 2022 के समान 38.64% पर है। इसके बौद्धिक संपदा शासन स्कोर में स्थिरता का संकेत देता है। यह जानकारी यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक व्यापक रिपोर्ट में सामने आई थी, जिसमें 55 देशों की बौद्धिक संपदा अवसंरचना का मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट में भारत के आईपी परिदृश्य की ताकत और कमजोरियों पर प्रकाश डाला गया है, जो दर्शाता है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन इस समूह में अग्रणी हैं। रिपोर्ट में उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला गया है जहां भारत को महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है।
वंतारा किस कंपनी द्वारा शुरू की गई पशु कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय पहल है? तो रिलायंस द्वारा दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने पशु कल्याण का समर्थन करने के लिए वंतारा स्टार ऑफ द फॉरेस्ट कार्यक्रम शुरू किया है। अनंत अंबानी के नेतृत्व वाली वंतारा पहल का उद्देश्य भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में घायल, दुर्व्यवहार और लुप्तप्राय जानवरों का बचाव, इलाज, देखभाल और पुनर्वास करना है। उत्तर प्रदेश के पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी सेंटर को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। देश का पहला अन्नपूर्णा स्टोर कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों बरेली में। बरेली के भरतौल गांव में खाद्य विभाग ने एक अनोखी पहल करते हुए अन्नपूर्णा सुपरमार्केट बनाया है, जहां राशन, जनरल स्टोर, छोटा गैस सिलेंडर के साथ जन सुविधा केंद्र की सुविधा लोगों को मिलेगी। यह उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का पहला अन्नपूर्णा सुपरमार्केट है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो दोस्तों होमोसेप एटम। होमोसेप एटम नामक तकनीक परंपरागत सफाई विधियों का समाधान करती है। इसे आईआईटी मद्रास के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बिजनेस इक्वेटर स्टार्टअप द्वारा बनाया गया है। तो भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप एटम है। फेलिटी टियो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों तुवालू के। प्रशांत महासागर के तुवालू द्वीप में पूर्व अटॉर्नी जनरल फेलिटी टियो को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। इस देश में करीब 12,000 लोग ही रहते हैं, लेकिन फिर भी चीन और ताइवान के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। तुवालू एक समय पर ब्रिटेन के अधीन था, जिसे 1978 में स्वतंत्रता मिली। हालांकि ब्रिटिश सम्राट आज भी देश का प्रमुख है। भू राजनीति में इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि तुवालू ताइवान को मान्यता देता है। तुवालू समेत दुनिया के 12 देशों ने ही ताइवान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, जो चीन की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ है। चीन का मानना है कि ताइवान उसका एक अभिन्न अंग है और एक दिन उसका चीन में विलय तय है। तुवालू की राजधानी फनाफुटी है। मुद्राएं यहाँ के ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, तौलियाई डॉलर, महाद्वीप ओशियानिया है। आधिकारिक भाषाएं यहाँ की तुवालियाई भाषा, अंग्रेजी तुवालू है। तुवालू प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीप देश है। तो याद रखिए दोस्तों, तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फेलिटी टियो। तो दोस्तों यह रहा 29 फरवरी 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।